फ्रिंज विड्थ की बात करेंगे, अगर हम फिर फ्रिंज विड्थ की बात करेंगे तो बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। तो बीटा विल बी, सपोज x is the xn minus xn minus 1, तो xn will become dx by t is equals to n lambda। हम ब्राइट फ्रिंजेस के लिए निकालने, क्योंकि फ्रिंज विड्थ इज सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस, तो x is equals to n lambda t by स्मॉल d। तो इधर हो जाएगा, ये अलग से है तो इधर हो जाएगा n lambda d by d minus n minus 1 lambda d by d। So n lambda d by d minus n d by d plus lambda d by d। So beta is equals to lambda d by d। This is fringe width, ठीक है ना? This is fringe width and angular fringe width, angular fringe width. This implies theta is equals to beta by capital D is equals to lambda by d. This is angular fringe width. This is angular fringe width, and beta is directly proportional to lambda. Beta is directly proportional to lambda. That means lambda red is greater than lambda violet. Therefore, width of red light used will be greater than fringes created using red light will be greater than fringes created using violet। ठीक है। और इफेक्ट ऑफ, अगर इफेक्ट ऑफ मीडियम की बात करोगे, ऑफ मीडियम, तो बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड lambda is inversely proportional to mu. So beta nu is equals to beta original by mu होगा, और lambda nu lambda original by mu होगा। ठीक है। और सपोज हुआ कि आपने स्लिट्स के सामने क्या रख दिया, सपोज आपने स्लिट्स के सामने एक स्लैब रख दिया म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो सपोज दिस इज द स्लिट, यहाँ पे आपने म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टी, तो शिफ्ट इन फ्रिंज आएगा, शिफ्ट इन फ्रिंज अकर टुवर्ड्स द साइड where slab has been placed, towards the side where slab has been placed, उधर साइड फ्रिंज विड्थ का वो आता है। तो क्या आएगा, ये सपोज स्क्रीन है, तो बिना उसके आपको एल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा था, बिना एल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा था बिना स्लैब के। स्लैब आ गया है तो कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, क्या डी जो अपना था वो एल था, जो कैपिटल डी था वो एल था। अब स्लैब आ गया है तो क्या हो जाएगा, डी विल बी एल माइनस टी प्लस म्यू टी। म्यू टी इज द ऑप्टिकल पाथ distance traveled by light in this slab at the same time it travels that in air। तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा, पाथ डिफरेंस विल बी, इसको ई लिखते हैं, तो डी ई माइनस टी एल माइनस टी प्लस म्यू टी माइनस एल, तो टी कॉमन म्यू माइनस 1। सो पाथ डिफरेंस बिकम्स दिस पाथ डिफरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस ये आया, और एक पाथ डिफरेंस आपको मालूम था डी एक्स बाई डी, एक पाथ डिफरेंस आपको ये मालूम था, दिस इम्प्लाइज डी एक्स बाई डी इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 टी हो जाएगा अगर कोई स्लैब प्लेस्ड हो गया इन द पाथ ऑफ द फ्रिंज। तो x इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी बाई इतने का चेंज आ जाएगा। पहले क्या होता था, पहले यहाँ पे पहले हो जाता था, अगर x निकालना था पहले तो d बाई डी आएगा, पर अब इतने का चेंज आ जाएगा।
shift of this is shift of central maxima. दिस इज द शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. ठीक है. और अगर दोनों तरफ स्लैब रखा गया तो μ1 माइनस μ2 t इज इक्वल्स टू t x by t. Slabs on both opening of slits. ये हो गया both opening of slits. Slabs on the both opening of slits एक अपने पास ही आ जाएगा. तो अगर हम निकालेंगे कि सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होगा तो फ्रिंज शिफ्ट होगा तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट if represented by n will be equal to x by beta. This implies x is equals to beta n. This implies in x distance n fringes of beta width will be there. ठीक है. diffraction तो diffraction is assumed to be multi-slit interference. Diffraction is assumed to be multi-slit interference, and diffraction is the spreading of light waves around corners of an obstacle. Spreading of light wave around. तो इसमें अगर मिनिमा की बात करेंगे तो a sin theta is equals to n lambda. a sin theta is equals to n lambda और फिर जब उसको आप सॉल्व करोगे तो a x by t n lambda यानी कि x is equals to n lambda t by a. ये मिनिमा के लिए हो गया. और मैक्सिमा के लिए हो जाएगा a sin theta is equals to 2n plus 1 lambda 2n plus 1 lambda by 2. तो a x by t is equal to 2n plus 1 lambda by 2. x is equals to 2n plus 1 lambda t by 2. ये मैक्सिमा के लिए हो गया. और t को कहीं कहीं f भी यूज़ कर सकते हैं. ये तो लीनियर हो गया. अगर एंगुलर देखेंगे तो एंगुलर हो जाएगा 8 थीटा इज इक्वल्स टू n lambda. थीटा इज इक्वल्स टू n lambda by a. और इधर हो जाएगा 8 थीटा इज इक्वल्स टू प्लस 1 lambda by 2. थीटा इज इक्वल्स टू 2n plus 1 lambda by 2. और उसके बाद फिर जो डिफ्रैक्शन में होता है, डिफ्रैक्शन में जो सेंट्रल स्पॉट का विड्थ होता है वो ट्वाइस तो विड्थ ऑफ सेंट्रल. तो जो विड्थ ऑफ सेंट्रल स्पॉट इन डिफ्रैक्शन is equal to twice beta is equal to 2 lambda d by t. ठीक है ना. और वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स तो रे ऑप्टिक्स इज वैलिड ray optics is valid if a greater than lambda a t. ठीक है ना. और अगर ये डिफ्रैक्शन है तो ट्वाइस lambda t by a लिख सकते हो. उधर ट्वाइस lambda a by t लिख सकते हो अगर वो डिफ्रैक्शन है. तो इधर if a greater than lambda a by t तो a square by lambda should be greater than t for the ray optics to be valid. or a square by lambda
should be greater than ZF. ZF is Fresnel's distance. ZF is Fresnel's distance, ठीक है ना। उसके बाद फिर डॉपलर इफेक्ट इन लाइफ, डॉपलर इफेक्ट इन Doppler's effect in life. Doppler's effect in life when पहला है कि when source and observer are moving towards each other, तो frequency apparent will be greater than frequency real, and इसको blue shift कहते हैं, blue shift। एंड जो फॉर्मूला आएगा del f by f is equals to v by c is equals to minus del lambda by lambda, ठीक है ना। और दूसरा है रेड शिफ्ट। यहाँ पे apparent frequency will be less than real frequency। यहाँ पे क्या होगा, observer and source are moving away from each other, रेड शिफ्ट है कि f apparent is greater than f real and observer and source are moving away from each other। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा del f by f is equals to minus v by c del lambda by lambda। इसको और लिख सकते हैं तो v by c is equals to del lambda by lambda, ये फॉर्मूला हो गया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में है कि एब्जॉर्प्शन एंड री रेडिएशन। तो क्या है अपने पास, रेले क्राइटेरिया है, रेलेस क्राइटेरिया, स्पेलिंग देख लेना। तो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू lambda power 4 and f lambda is equals to c। This implies lambda is equals to c by f. This implies amount of scattering is directly proportional to frequency power 4। ये लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। और स्कैटरिंग तभी पॉसिबल है जब साइज ऑफ ऑब्स्टिकल is very less than wavelength used. Only then is what your scattering is possible। फिर polarization of light में अपने पास क्या है, लॉ ऑफ मेलस है, लॉ ऑफ MELAUS। तो इंटेंसिटी इज I नॉट cos square phi, ठीक है ना। इंटेंसिटी इज I नॉट cos square phi और cos square phi है, ठीक है। तो फिर अपने पास ब्रूस्टर्स एंगल है, ब्रूस्टर्स एंगल क्या है, पोलराइजेशन इफ द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब अगर ये स्लैब है यहाँ पे हुआ, सो इफ these two are perpendicular to each other and the refractive index of this slab is mu, this is angle of incident I, then tan I is equals to mu and mu is equals to 1 by sin c, where c is critical angle। so this is Brewster's angle। फिर अपने पास है रेजोल्यूशन लिमिट। तो रेजोल्यूशन लिमिट इज द मिनिमम, द स्मॉलेस्ट लीनियर और एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑब्जेक्ट एट विच दे कैन बी जस्ट सेपरेटली सीन। मतलब कि सबसे कम डिस्टेंस कि हम दो चीज़ को अलग बता सकें, ठीक है ना। और रिजॉल्विंग
power is inversely proportional to limit of resolution. Resolving power is inversely proportional to limit of resolution. और resolving power for lens और microscope देखेंगे. Resolving power for lens और microscope. Resolving power for lens और microscope देखेंगे तो limit of resolution d minimum is minimum limit of resolution तो 1.22 lambda f by t, where t is diameter of lens, wavelength of the light ray used, and this is focal length of the lens. ठीक है ना. और अगर इसको हम न्यूमेरिकल अपर्चर के टर्म्स में देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर, तो अपने पास जो डी मिनिमम आया है ये 1.22 लेम्डा बाई 2 म्यू साइन बीटा आया है. 2 म्यू साइन बीटा आया है. 1.22 लेम्डा 2 म्यू साइन बीटा, where म्यू साइन बीटा इज न्यूमेरिकल अपर्चर. ठीक है ना. और अगर एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन देखना है, एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन तो 1.22 लेम्डा बाई डी. दिस इज एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. ठीक है. और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन is inversely proportional to resolving power. तो अगर इसमें हमको रिजॉल्विंग पावर देखना है तो t बाई 1.22 लेम्डा एफ हो जाएगा. रिजॉल्विंग पावर फॉर लेंस और माइक्रोस्कोप. तो ये फॉर्मूला चार्ट हो गया वेव ऑप्टिक्स का. ठीक. तो कितने पेजेस में हो गया? चार पेजेस में है. ठीक है ना. तो हमने पहले इंटरफेरेंस का फॉर्मूला देखा, फिर इंटेंसिटी का उसमें देखा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी ऑफ जनरल पॉइंट देखा, फिर फ्रिंज विड्थ देखा. हमने देखा कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर है. फिर एंगुलर फ्रिंज विड्थ देखा. फिर हमने स्लैब इन द पाथ देखा. स्लैब इन द पाथ देखा. ये है फॉर्मूला. ये उसके बाद फिर हमने डिफ्रैक्शन देखा. मैक्सिमम मिनिमम देखा डिफ्रैक्शन में. उसके बाद वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, डॉपलर्स इफेक्ट ऑन लाइट देखा. डॉपलर्स इफेक्ट ऑन लाइट. उसके बाद फिर रेजोल्यूशन लिमिट, पोलराइजेशन, रेजोल्यूशन लिमिट और रिजॉल्विंग पावर.